अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का रेस्पिरेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, जहाँ पिछले लेक्चर में हमने यहीं पे इसको ख़त्म किया था, बट आज यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है मेन सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल में ही फाइनली ऑक्सीजन पहुंचता है और वहीं पर जाकर ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग होती है। तो मगर उस सेल में पहुंचने से पहले के जो प्रोसेस है उन्हें हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने आपको इन 4 स्टेप्स के बारे में बताया था कि 4th स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आज थोड़ा उसको डिटेल में देखेंगे। तो ब्रीदिंग, सबसे पहला आपको मैंने बताया था कि क्या होता है प्रोसेस रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग। तो ये कांस्टेंट फिजिकल प्रोसेस है, इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो एटमॉस्फेयर में जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है गैस का, तो वही प्रोपोर्शन में हम गैस को इनहेल करते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम सारे गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, हम सभी को इनहेल करते हैं, बट जो हमें ज़रूरत होता है वो हमारी बॉडीज़ को यूज़ कर लेती है, बाकी वो एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ऑक्सीजन चूँकि 21% हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो इनहेलेशन में भी 21%, CO2 0.4% इनहेलेशन में हम इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन भी 78% है, तो वाटर वेपर और कुछ इनर्ट गैस होती हैं, तो वो भी इनहेलेशन के दौरान हमारे बॉडी में जाती हैं। लेकिन जब यही चीज़ को हम एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे चूँकि 21% था इनहेल में, लेकिन अब एक्सहेल में इसका अमाउंट क्या हो गया है, घट गया है। ठीक है, यानी बाकी का ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया। और CO2 जो कि यहाँ पे 0.4% था, अब यहाँ पे ये 4% हो गया, यानी कि CO2 का अमाउंट जो था एक्सहेलेशन में वो ज़्यादा था। तो इसी बिना पर हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। नाइट्रोजन एज इट इज़ जितना था 78%, उतना ही ये वापस हो गया। वाटर वेपर इनहेलेशन में भी हम इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन में भी वाटर वेपर इनहेल होता है। तो उसके बाद अब आफ्टर इनहेलेशन जो ऑक्सीजन है वो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स तक पहुंचेगा, एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन जो है फाइनली लंग्स के एल्वियोलाई में जाता है और वहाँ पर जाकर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन इसी दौरान ब्लड में CO2 भी अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जो सेल में रेस्पिरेशन चल रहा है और उसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, तो उस रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हो रहा है, CO2 रिलीज़ हो रहा है। तो एज इट इज़ जैसे ऑक्सीजन जा रहा है, वैसे CO2 भी वापस जो है, जब जैसे ही हम इनहेल करते हैं वैसे ही तुरंत ही हम एक्सहेल भी कर देते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलता है, पैरेलल चलता है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, जैसे डिफ्यूज़ हुआ ब्लड में, तो वैसे ही CO2 डिफ्यूज़ हो गया एल्वियोलाई में। तो ऑक्सीजन गया बॉडी में और CO2 आया एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के थ्रू हमने क्या किया, उसको एक्सहेल कर दिया। उसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो मान लेते हैं वो 100% है, तो उसमें से 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन, जो RBC का हीमोग्लोबिन होता है, जो पिगमेंट है, उसके साथ कंबाइन कर लेता है। यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है। ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो 97% ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और रेस्ट 3% जो है वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि अभी ये ट्रांसफ़र हो गया, सेल के अंदर इंटर नहीं हुआ है। इंटरनल रेस्पिरेशन में ये सेल के अंदर इंटर करेगा। तो सेल के अंदर इंटर करने के लिए क्या होगा, इसको ब्लड से सेपरेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्लड के थ्रू जाता है सेल के पास और वहाँ पे ये ऑक्सीजन सेपरेट हो गया हीमोग्लोबिन से, और कहाँ डिफ्यूज़ हो गया, हर एक सेल में, इंडिविजुअल सेल में ये जाकर डिफ्यूज़ हो जाता है। किसके थ्रू, जो टिश्यू फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से ये सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है। और जैसे ये सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, उसी टाइम CO2 भी बाहर रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, तो ऑक्सीजन एंटर करता है, CO2 जो है एग्जिट करता है। बट वो जो CO2 एग्जिट करता है, तो वो अपने बहुत सारे फॉर्म में एग्जिट करता है, यानी बॉडी से बाहर आने के लिए उसके कई फॉर्म होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 23% CO2 यानी जितना भी बॉडी में हमारे CO2 फॉर्म्ड हो रहा है उनमें 23% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और जब ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है ब्लड में आरबीसी के साथ, यानी कि ये ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्यूज़ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और बाकी का जो 70% CO2 है वो ट्रैवल करता है प्लाज्मा में, किस फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, और बाकी का 7% जो है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, और इस तरह से ये लंग्स तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू और फिर बॉडी से एक्सहेल हो जाता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या की जो है बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो बहुत हाई होती है, इसलिए CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ वो बहुत हाई होती है, यानी कि ये हीमोग्लोबिन को बहुत चारों तरफ से ये बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो व्हीकल्स के धुआं होता है या कहीं आग लग जाती है तो दम घुटने से मौत हो जाती है। तो ये दम घुटना क्या है, क्योंकि वो जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंटली कंबाइन कर जाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में स्पेस नहीं रहता है कि फिर वो ऑक्सीजन को बाइंड करे तो और फिर वो हमारे सेल तक सप्लाई करे। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा हम कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में रहते हैं या कहीं आग लग गई उसके धुएं से, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, इसलिए दम घुटने से जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन का, यानी कि एक्सटर्नल के बाद इंटरनल, और इंटरनल में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो सेल में डिफ्यूज़ हो गया, और अब यहीं पे जो है मेन रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो जब सेल के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया तो यहीं पे उस ग्लूकोज का या जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है उसकी ब्रेक डाउनिंग होगी। तो ये दो तरह से होता है। ठीक है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो एरोबिक नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और एनारोबिक जो है इसमें किसी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यानी जो जैसे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, जिसका भी ब्रेकडाउन होता है उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई होता है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है, यानी कुछ भी रिमेनिंग पार्ट नहीं बचता, सारा कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है और मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो इसलिए ये ब्रेक कंप्लीटली यानी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता है। यहाँ जो पूरा रिएक्शन एंड होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बचता है वो मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या जैसे CO2 या H2O, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें नहीं बनता, इसका एंड प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनिक तो होता ही होता है और मे भी इनऑर्गेनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो एरोबिक है, चूँकि जो भी सेल होता है तो सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है और ये इसका साइटोप्लाज्म होता है और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो इस तरह से तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये सेल के अंदर इंटर किया, तो जब ये सेल के अंदर इंटर किया तो सबसे पहले ये कहाँ आया, ये साइटोप्लाज्म में आया। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले इंटर करेगा, उसके बाद ही कहीं ये जाएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और दूसरे ऑर्गेनल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज अमाउंट, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये होता है कैसे, ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी ब्लड के थ्रू
सेल में ये पहुंचा और सेल में फिर ऑक्सीजन मिला, तो अब ये ब्रेक होगा, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। इसमें नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये टूट जाएगा, यानी ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। और पायरूवेट में 3 कार्बन होता है। तो ये ग्लूकोज ब्रेक कर जाएगा 2 पायरूवेट में, यानी 3 कार्बन कंपाउंड को हम लोग पायरूवेट या पायरूविक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज से पायरूवेट के टूटने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स टूटना। ग्लूकोज के टूटने को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। अब कंडीशन क्या है कि ये इसके लिए कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो भी ये ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये पायरूवेट मूव कर जाएगा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में मूव कर जाएगा और वहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा CO2 में, H2O में। और एनर्जी कितनी? एनर्जी 38 ATP एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी है। तो जब ये पायरूवेट टूटने के बाद अगर इसको ऑक्सीजन मिला, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ऑक्सीजन मिला तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। तो जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रेब्स साइकिल, चूँकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। तो ये आगे हायर क्लासेस में भी इसको डिटेल से पढ़ना है। तो ये हो गया ये कंप्लीट। तो ये रिएक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है? ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, किसी माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी एंट्री नहीं होती है क्योंकि ये एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ईस्ट में, कि ईस्ट में भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली हम किस में देखते हैं? लोअर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ईस्ट में जब ये ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ये ग्लूकोज क्या होगा? साइटोप्लाज्म में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक हो जाएगा पायरूवेट में। ये पायरूवेट का फॉर्मूला है, 1 पायरूवेट का फॉर्मूला है। ये 2 पायरूवेट बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन है तो 3 कार्बन का 1 और 3 कार्बन का 1, 2 पायरूवेट बना। ये पायरूवेट क्या होगा? यहाँ पे भी फिर इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा, और ये बना देगा इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल में आप कार्बन का नंबर काउंट कर लीजिए, चूँकि ये पायरूवेट का 3 कार्बन है तो यहाँ पे ये 2 कार्बन और ये 1 कार्बन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे 2, इसको बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। तो ये इथेनॉल बनाया, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ATP कितनी रिलीज हुई? ओनली 2 ATP रिलीज हुई, यानी बहुत ही लिटिल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अमाउंट जो होगा एनर्जी का वो बहुत ही मिनिमम होगा, और यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 38 ATP, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है ईस्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल है मसल सेल में, ह्यूमन बींग्स के मसल सेल में। जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, या बहुत ज़्यादा हम कोई भी ऐसा काम कर लेते हैं, तो हमारे मसल्स में एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूअस चाहिए होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे कि हमारे मसल्स को एनर्जी के लिए क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से क्या होता है? पायरूवेट में तो ये टूटा, ये इसका नाम क्या है? ये है पायरूवेट। पायरूवेट में ब्रेक हुआ, ठीक है। मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से वो किस में ब्रेक हो गया? लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3, चूँकि 3 कार्बन पायरूवेट में होते हैं, यानी कि ये ब्रेक नहीं हुआ, इसने फॉर्म चेंज कर लिया। और यहाँ पे CO2 भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये हुआ लैक्टिक एसिड। तो ये एक एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन, चूँकि प्लांट्स में तो रेस्पिरेशन होगा नहीं क्योंकि वो ग्लूकोज बनाता है, ब्रेक तो करता नहीं है, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसके किस पार्ट से होते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।